हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं मनमोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 है। तो बेटा, ये जो क्लास 12 में जो आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये जो भी आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है वो किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। किस में आता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इससे पहले आपने जो पढ़ा है वो 11th के अंदर मैकेनिज्म के बारे में, जो कि ऐसी चीजें थी जो आपको दिखाई देती थी। जो भी हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, रस्सी में टेंशन हो गया, जो भी आपको फोर्स लग रहा है, वर्क हो रहा है, ये सब चीजें जो है हम देख पा रहे थे आंखों से। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम बात करेंगे चार्ज के लिए, तो जिसको हम देख नहीं सकते। तो अभी जो पढ़ेंगे आगे, जितना भी आपका 12th का जो भी सिलेबस है, तो उसके अंदर ज़्यादातर हमको क्या करना होगा? इमेजिन करना होगा। हमें डायरेक्टली ऐसे दिखेगा नहीं कि ऐसे हो रहा है, हमें सोचना होगा। तो बेटा, इसीलिए आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था मैकेनिज्म, तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे होता है। चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे होता है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर चार्ज क्या होता है? मोशन के अंदर होता है। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो नाम है, वहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। और एक वर्ड है हमारे पास इलेक्टम। इलेक्टम, इलेक्टम एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रो, ये स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। यानी कि चार्ज जो है वो क्या है? रुका हुआ है। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तो बेटा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और डायनामिक्स का मतलब हो गया मोशन। यानी कि चार्ज जो है वो किसके अंदर है बेटा? मोशन। यानी कि जब चार्ज जो है वो मोशन में होगा तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, और जब चार्ज जो है वो रुका हुआ है तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने डिटेल में बात किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, और उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज क्या है? रेस्ट पे रुका हुआ है। तो यानी रुके हुए चार्ज के बारे में जो स्टडी करेंगे, यानी रुके हुए चार्ज पे जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ इफेक्ट शोन बाय रेस्ट चार्ज। यानी कि रुके हुए चार्ज के ऊपर स्टडी करना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारा चैप्टर फर्स्ट आता है चार्ज एंड फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो उसमें चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा? चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा? तो बेटा, चार्ज जो है, द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी चार्ज एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग विच द मटेरियल शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो दिखाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक बेटा क्या है? प्रॉपर्टी है। अब हम इस चार्ज को किस तरीके से समझ सकते हैं?
बेटा जितना भी आपको आसपास दिखाई दे, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी किससे मिलके बनी होती है? एटम से। किससे मिलके बनी होती है? एटम। और उस एटम को भी वैसे हम देख नहीं सकते, बट आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एटम जो होता है वो कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। कैसे होता है? स्पेरिकल होता है। और उसके एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और उसके अराउंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर होते हैं। और कोई भी एटम जो है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है बेटा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी एटम जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम पे चला जाता है, यानी कि हमारे पास एक सोडियम का एटम है। क्या है बेटा? सोडियम एटम है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हमारे पास जो है वो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन हमने ले लिया। ठीक है, ये क्लोरीन है और ये सोडियम है। तो ध्यान से देखिए, सोडियम जो है वो कितने नंबर पे आता है? 11 पे। और ये कितने पे आता है? 17 पे। तो इसमें क्या होता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट सेल में होता है। ठीक है, क्लोरीन पे क्या होता है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में होते हैं, 17 पे आता है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड में होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? थर्ड में होते हैं। तो जैसे ही क्लोरीन इसके पास में आता है तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? सॉरी, सोडियम से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? क्लोरीन के पास। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया। यानी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? क्लोरीन पे। तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन रह गए? सोडियम के पास प्रोटॉन तो बेटा कितने हैं? 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं? यानी 11 उसके पास प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? बराबर नहीं है। यानी कि एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से, एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से जो सोडियम के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि किसी एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास प्रोटॉन क्या होगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। और जिस पे चला गया उस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया वहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको समझ में आओगे कि चार्ज क्या है। और जितने भी आपको एटम्स जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं सारी की सारी किससे मिलके बनी होती है? एटम से। किससे मिलके बनी होती है? एटम से। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे एटम पे जाएगा तो जिस एटम से निकल गया उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पे सॉरी पॉजिटिव आएगा, और जिस पे चला गया उस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल है। तो हम बेटा आगे बात करें किसकी? चार्ज की। तो चार्ज कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की, तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो कहता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कब होगा? जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी भी एटम से, किसी भी स्पीशीज से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पे चला गया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, आगे हम बात करें, एक नोट है हमारे पास, एज चार्ज लेस मास इज पॉसिबल बट मास लेस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बेटा हम बात करें कि चार्ज लेस मास इज पॉसिबल, मतलब एक ऐसा मास जिस पे चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है।
तो बेटा एक जो कोई भी एक एटम है, अगर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है तो वो क्या होगा, चार्जलेस होगा। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। और अगर तो उसका मास तो होगा, यानी कि मास अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो उस पर क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन अगर वो चार्ज है, अगर चार्ज है तो उसका मास होना जरूरी है, यानी कि मास लेस चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होता है, एक मास होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है। तो ये चीज हमको यहाँ समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का एक क्या होता है, मास होता है। तो हम आगे चलते हैं। कोई हमारे पास एक एटम है, ये कोई स्पीसीज है जो क्या है, न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल का होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल कब होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, यानी कि इसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वो क्या है, सेम है, इसलिए इस पे चार्ज क्या है, जीरो है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जिसका मास है वो जब चार्ज जीरो है तो m0 से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, और ये स्पीसीज आगे जाके चेंज हो गया। ठीक है, यानी आगे जाके किस में चेंज हो गया, यानी कि इसने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव। तो इस पे हमने देखा किस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बेटा जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका जो मास हो गया, इसका जो मास है वो क्या हो गया, एम पी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके मास को हमने एम पी ले लिया, राइट। सेकंड जो है, अगर इसमें ये भी हो सकता है सेकंड जो है कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी कि इसने किसी अदर एटम से क्या ले लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऐड हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड होंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका जो मास है वो हमने ले लिया एम एन। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो है एम पी है वो क्या हो जाएगा, लेस देन क्या होगा, m0, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक खुद का मास होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकले, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए तो उतना इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले की तुलना में अब इसके पास जो मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें कि किसी भी स्पीसीज में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, तो उस सिचुएशन के अंदर उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि एम एन जो है ग्रेटर देन m0 होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि किसी भी स्पीशीज से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो मास लेस, यानी कि मास लेस बोले तो चार्ज लेस जो है, वो कोई भी चीज चार्ज लेस पॉसिबल है, लेकिन मास लेस जो है, मास लेस चार्ज क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। यानी कि कोई भी जो चार्ज होगा उसका एक मास होगा। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं हम, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज जो है बेटा उसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट, किसके बारे में, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है,
तो बेटा चार्ज की यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सी से। सेकंड इसका जो होता है CGS, यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज की जो CGS यूनिट है, चार्ज का जो CGS यूनिट है वो होता है आपका स्ट्रेट कूलाम। स्ट्रेट कूलाम क्या होता है बेटा, स्ट्रेट कूलाम, या फिर हम बोले तो फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा यहाँ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को शॉर्ट में हम लिखते हैं ESU। क्या बोलते हैं बेटा, ESU। तो ये हो गया आपका CGS यूनिट और SI यूनिट। तो बेटा CGS यूनिट और SI यूनिट, CGS सॉरी SI यूनिट के अंदर हम किस में लेते हैं, कूलाम्स के अंदर लेते हैं। और SI यूनिट जो सॉरी CGS यूनिट जो है उसमें हम लेते हैं स्ट्रेट कूलाम, और SI यूनिट में लेते हैं हम कूलाम। ठीक है, तो स्ट्रेट कूलाम और कूलाम में भी एक रिलेशन है। ठीक है, स्ट्रेट कूलाम यानी कि अगर आपके पास 1 कूलाम, क्या है, 1 कूलाम अगर कोई चार्ज आपको दे रखा है, तो उसको अगर हम ESU यानी कि फ्रैंकलिन के अंदर हम लिखना चाहेंगे तो होता है 3 × 10⁹ ESU। और अगर आपको 1 ESU अगर दे रखा है तो आप उसको लिख सकते हैं 1/3 × 10⁹ कूलाम। क्या हो जाएगा बेटा, 1 ESU इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलाम। तो आगे हम बात करते हैं, हाँ एक यूनिट और होती है इसका, क्या है जिसको हम फेरेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेड। यानी कि 1 फेरेड, 1 या 1 फेराडे कहेंगे। 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 क्या होता है, कूलाम होता है। और ये चार्ज की जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। चार्ज की सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट होती है। तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, एक नोट और लिख सकते हैं हम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि सबसे जो छोटी जो यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है, फ्रैंकलिन बोल दो या ESU। ठीक है, सेकंड जो है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फेराडे होता है। जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डायमेंशन। तो इसकी जो डायमेंशन है उसको हम यहां ले लेते हैं। ठीक है,
डायमेंशन। तो इसका जो डायमेंशन है उसको समझने से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, चार्ज। तो बेटा चार्ज जो होता है, चार्ज जो है, एक आपने 10th क्लास में फॉर्मूला देखा होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो बेटा Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे, आई इंटू टी। क्या होगा, आई इंटू टी। तो आपने देखा होगा कि जो एम आई जो है आई जो है उसको हम किस में लेते हैं, एम्पियर के अंदर। किस में लेते हैं, एम्पियर। और जो टाइम है उसको हम किस में लेते हैं, सेकंड। ठीक है, सेकंड बोले तो टाइम। तो यहाँ पे जो एम्पियर है उसके लिए क्या हो जाएगा, ए, और जो सेकंड है उसके लिए क्या हो जाएगा, टी। तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, A1 और T1। और अगर हम इसको MLT के साथ लेना चाहते हैं, MLT के साथ लेना चाहते हैं तो इसमें बेटा M0 L0 और A1 और क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इसका जो यूनिट है, या सॉरी डायमेंशन है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L0 T1 एंड A1। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ गया। तो डायरेक्टली हम क्यू की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो कि आपने 10th में पढ़ा है फॉर्मूला। और यहाँ क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, आई टी, और आई क्या होता है, एम्पियर होता है। और टी का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकंड होता है, और उसको हम क्या लेते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो आगे कुछ दिख रहा है आप लोगों को, आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। यानी पार्टिकल में हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू, थोड़ा कलर इसका थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं इसको बदल देता हूँ। ठीक है, ये होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब कुछ बच्चों की समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे बेटा जब पावर माइनस में चला जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। और इसके आगे प्लस और माइनस जो लग रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर वाला चार्ज माइनस का, नीचे वाला प्लस का है। सेकंड अगर हम बात करें चार्ज के लिए, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होगा। आगे बात करते हैं मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से काफ़ी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जो प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सॉरी प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही न्यूट्रॉन पे होगा। तो यहाँ पे भी 1.67 इंटू 10⁻27 क्या होता है, केजी होगा। ठीक है, तो ये होगी किसके बारे में, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, कि यहाँ पे 10⁻31 है और यहाँ पे -27 है। तो यानी कि पावर जितना माइनस में होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होगा, कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एटम का जब हम मास लेते हैं, एटॉमिक मास, तो किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पे क्या है, एटम का मास डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा आगे हमारे पास हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किस पे चलते बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है।
यानी देखो हर किसी की प्रॉपर्टी होती है, आपकी भी कोई प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी मतलब वो नहीं कि पैसा दौलत सब कुछ, प्रॉपर्टी मतलब आपके अंदर जो गुण है, आपकी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, तो हम आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे ही जो चार्ज जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी की हम बात करने जा रहे हैं, तो क्या है ये, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, यानी कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो चार्ज है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि चार्ज जो है नॉर्मली आपको पता है स्केलर होता है, एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इट फॉलो एलजेब्रिक एडिशन, जो कि अपन जो ये फॉलो करता है एलजेब्रिक मतलब एडिशन, यानी कि नॉर्मली जो है जैसे कोई भी चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हम उसको ऐड करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। और उसका एडिशन जो है जैसे -5 है +10 है तो आंसर इज +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है जो चार्ज है उसको हमने Q1 ले लिया, वो यहाँ पे कितना है 10 गुलाम हो गया। Q2 जो है वो -5 गुलाम हो गया, एंड Q3 जो है वो हमने 15 गुलाम ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल, यानी कि Q टोटल। तो वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो बेटा Q1 कितना हमारे पास 10 गुलाम है, और Q2 कितना है -5 गुलाम, और Q3 जो है वो 15 गुलाम। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है प्लस वाले ऐड होंगे, कितना होगा 25, उसमें से 5 गया तो कितना बचेगा 20। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 20 गुलाम आएगा। यानी कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो चार्ज है उसको नॉर्मली हम ऐड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं, किससे, एलजेब्रिक, ठीक है, एलजेब्रा, यानी कि जो मैथ्स का जो एलजेब्रा है वो इसके अंदर क्या होता है, फॉलो करता है, लगेगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास जो है सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या टू चार्ज, ठीक है ना। यानी कि जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर लो इसको, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का क्वांटाइजेशन, यानी कि बेटा चार्ज जो होता है उसको हम एक तरीके से क्वांटाई मतलब एक गिन सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं कि मतलब कितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो गया। नॉर्मली हम पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं फिर हम समझते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज होता है वो कितना पॉसिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि हम बात करते हैं एटम की, कि एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसको और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जब हम एटम के टुकड़े नहीं कर सकते तो एटम का सब पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यानी कि जब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम उसको टुकड़ा नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पता है जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन को हम 2 टुकड़ों में अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा मिनिमम उतना तो पॉसिबल होगा। और चार्ज जब ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी में तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। 1 इलेक्ट्रॉन इससे उधर चले गए तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तो यानी कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि वही डेफिनेशन यह है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड सो इट कैन ट्रांसफर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, यानी कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। यानी कि हम इसको देसी भाषा में नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं क्या,
कि जो चार्ज है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तीन हो गए। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आता है बेटा, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है, क्यू हमारे पास चार्ज है और क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्या होता है, एन ई। यहाँ वेयर एन जो है, एन इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। एंड ई, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है माइनस की 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास Q इक्वल टू एन ई। क्या हो गया बेटा, Q इक्वल टू एन ई, और ये होता है Q इक्वल टू एन ई जो है, Q यहाँ पे जो है चार्ज है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हो गए, और ई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि जो सबसे छोटा यानी कम से कम दुनिया में जो चार्ज पॉसिबल होगा वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है बेटा, तो आगे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज ऑफ 1 कूलाम, यानी कि एक कूलाम चार्ज जो है, एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। ठीक है, चलो अभी करते हैं इसको। तो आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है क्या है कि Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ई। Q इक्वल टू एन ई, आपको क्या दे रखा है, Q, यानी कि हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलाम है। एन आपको निकालना है, ई आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेटा हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, तो एन इक्वल टू ई को क्यू के अपॉन में लाएंगे, यानी फॉर्मूला बनेगा क्यू अपॉन ई, क्यू अपॉन ई। तो आगे हम चलते हैं, एन इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 कूलाम है, और ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो बेटा क्यू, सी से सी कैंसिल, यूनिट से यूनिट कैंसिल होगा। ठीक है, फिर से एन इक्वल टू क्या आएगा, तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ जो है वो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और हम अगर नीचे की बात करें, सॉरी इसको, यानी कि 1 × 10⁻⁹ क्या हो गया, 19, क्योंकि 19 जो है यानी कि 10⁻⁹ जो है ऊपर जाएगा, और नीचे बचा बेटा 1.6। तो इसका जब पॉइंट हटा देंगे हम तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से पावर से एक जीरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, और अब बच गया 10⁻18। ठीक है, ये इसलिए किया क्योंकि हम 16 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे आपने 16 से इसको डिवाइड किया तो 16 6 जा कितना होता है, 96। तो 16 6 जा 96, तो कितना बचेगा बेटा, 4। तो पॉइंट लेंगे 40 हो जाएगा, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम। 16 2 जा 32, फिर कितना बचेगा, 8, और फिर से जीरो लेंगे 80 हो जाएगा। 16 5 जा कितना होता है, 80। तो बेटा ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻, कितना, 18। ठीक है, तो फाइनली जो है आपको पता चल गया होगा, और ये क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास में भी था आपके, कि एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम चार्ज के अंदर, एक कूलाम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यूनिट लेस है एक तरीके से, मतलब क्योंकि कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो गया, और एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, नंबर, किसके नंबर, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, आगे क्वेश्चन और दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यानी कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि यानी कि चार्ज जो है, कौन सा चार्ज, यहाँ पे चार चार्ज दे रखे हैं। तो पहला जो दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो सबसे पहले समझे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला हमारे है Q इक्वल टू एन ई, और n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, यानी कि n की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अगर n की वैल्यू जो फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि 1.5 आ गया या फिर पॉइंट डेसिमल में आ गया, तो आपको पता है कि कभी 1.5 का मतलब हो गया आधा,
यानी कि कभी आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है, यानी कि कभी कोई आधा इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर वो चार्ज भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको बस यही चेक करना है कि यहाँ की एन की जो वैल्यू है वो इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन में होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ हमारे पास जो है Q है, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, सॉरी N का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो N की वैल्यू चेक करनी है हमको। N इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में E। क्या होता है, Q अपॉन में E। Q की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁻19। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे बेटा पावर सेम है, 10⁻⁻19 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 16 से कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज पॉसिबल होगा। तो सिंपल है, पॉसिबल है, तो ये सही होगा। सेकंड हम देखते हैं इधर। तो सेकंड यहाँ पे दे रखा है बेटा, देखो 10 की पावर वही 19 है, 19 से 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से ये 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 2 बार। तो यहाँ पे जो एन है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ जो दे रखा है वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो दे रखा है ऑप्शन के अंदर वो 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम है। तो बेटा इधर देखो, पावर को अगर हम नहीं देखें, पावर को अगर हम नहीं देखें तो यहाँ पे कितना 8 है, और 8 जो है कभी 1.6 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो तो रहा है, लेकिन वो कितना, चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे जो है 8 अपॉन में 1.6, ऊपर जो 10⁻⁻17 और यहाँ पे 10⁻⁻19। अगर हम पावर से कैंसिल आउट करते हैं तो आगे 10 की पावर कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा बेटा तो ये 19 प्लस हो जाएगा, 17 माइनस होगा, तो ये 8 इंटू 10⁻+2 अपॉन में 16। पॉइंट अगर हटाते हैं तो एक पावर और बढ़ जाएगा, नहीं एक जीरो और बढ़ेगा, और 2 जीरो यहाँ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000। अगर हम 8 से कैंसिल आउट करते हैं 2 टाइम, और हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 8 से 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1000। और हम इससे इसको डिवाइड करें, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा, ये कितना हो जाएगा। तो बेटा ये भी कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो रहा है। और नेक्स्ट जो है ये तो कंप्लीट होगा। तो यानी कि यहाँ तो जो है वो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही आ रहे हैं। तो इसमें हम इसका ऑप्शन और चेंज कर सकते हैं, या 3 या 2 लेंगे। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, 10⁻⁻19 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 10 की पावर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3। तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि यहाँ एन की वैल्यू 1000, तो ये भी एक इंटीजर है। तो जब हमारे पास जो है, जब हमारे पास इंटीजर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, इंटीजर नहीं आएगा, तो वो चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल होगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम फिर। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज जो है वो कंजर्व होता है, चार्ज कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, बात करें अगर हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी by virtue of which total charge of an isolated system always remain constant। यानी बेटा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो उससे कोई चीज बाहर जा रही है और ना ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो इलेक्ट चार्ज जो है बाहर से अंदर आ रहा है और ना ही अंदर से बाहर जा रहा है। तो आपको पता है ऑब्वियसली वो चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। किससे, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
यूरेनियम 92 और इसका जो मास होता है 238, ये ब्रेक होगा बेटा किसके अंदर, थेरियम 90 और इसका जो मास होता है वो 232 होगा, 232 और ब्रेक हो जाता है किसमें, हीलियम। ठीक है, आपको पता है हीलियम सेकंड पे आता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी से रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी से क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 92 है। अगर यहाँ पे रिएक्शन के आफ्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, 90 है, प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 92। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो 92 है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 92 है और यहाँ पे भी ब्रेक होगा, ब्रेक होने के आफ्टर देन, यानी कि हम आइसोलेटेड सिस्टम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो यूरेनियम है वो ब्रेक होकर के थेरियम और हीलियम में कन्वर्ट हुआ। लेकिन लेकिन अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ना ही बाहर से कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी, तो उस केस के अंदर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे 92 आ रहा है चार्ज, यहाँ पे भी क्या है 90, यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, यानी ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद टोटल चार्ज है वो कितना होगा, वो सेम रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहेगा अगर सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि ना तो बाहर से कोई चीज़ अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ना ही वहां से बाहर निकलना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक प्रॉपर्टी जो थी वो पीछे छूट गई तो मैंने उसको लास्ट में डाल दिया, चार्ज की। बेटा बात हम चार्ज की कह रहे हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज जो है बेटा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़े मजे वाली बात है, यहाँ पे एक फील लेने वाली बात यहाँ आती है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक हमने क्या ले लिया, एक चार्ज हमारे पास जो कि Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज हमने ले लिया Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2, Q1 चार्ज एंड Q2। तो बेटा Q1 और Q2 जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा सेकंड पे वो फर्स्ट की वजह से लगेगा, और यहाँ पे जो है ये जो चार्ज है Q1 उस पे जो फोर्स लगेगा वो सेकंड की वजह से लगेगा, और फोर्स जो है वो आउटसाइड होगा, यानी कि दोनों पे जो फोर्स लगना है वो आउटसाइड लगेगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी जो है वो क्या है, ये क्या है बेटा, ये सपोज हमने पॉजिटिव ले लिया, ये भी क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ हमारे पास Q1 जो है वो पॉजिटिव है और जो Q2 जो चार्ज है, Q2 चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्शन का रहेगा, यानी कि इन दोनों पे जो फोर्स है इस पे, यानी कि F1 पे F2 की वजह से फोर्स लग रहा है, और इधर जो है वो F2 पे F1 की वजह से फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का रहेगा, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका रीजन क्या है, इसमें फील वाली बात क्या है, तो फील वाली बात हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, और दूसरा भी चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये Q1 है और ये Q2 है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव चार्ज से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती है, क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, जो कि इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और यहाँ से भी बाहर निकल रही है, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, इंटरेक्ट करती हैं। तो ये क्या करेंगी, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे जाएगी और ये भी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और इधर से भी निकल रही है, तो इस वजह से क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, लगेगा। तो जैसे जैसे हम इनको पास में लेके आएंगे वैसे वैसे इन पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स क्या लगेगा,
रिपेल्सिव फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरे से दूरी रहेगी। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये तो बेटा दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, मैं अभी इसको क्या करता हूँ, हम बात करते हैं एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बाहर से अंदर आती है। ठीक है, बाहर से अंदर आती है। ठीक है, और यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इससे तो निकलना होगा और इसमें जाना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इन्फिनिटी से इसमें आ रही है वो क्या होगा, ये चार्ज क्या सोचेगा, अरे भाई इसके पास जो चीज़ें बहुत दूर से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर से आ रही है, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के इसके अंदर एंटर कर जाएंगी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से निकल के इसके अंदर जाएंगी तो इनके अंदर क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो उनके बीच फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। और एक अगर नेगेटिव और दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव हुए तो क्या होगा, बेटा दोनों ही नेगेटिव है तब भी ये वाली सिचुएशन होगी। अगर एक बार देखते हैं, दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, इसमें भी अंदर की तरफ आ रही है, ध्यान से देखो। तो बेटा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे भी इधर से ऐसे आएगी, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ पे भी, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऐसे आ रही है, इसमें भी ऐसे आ रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसको इधर जाना होगा और यहाँ से भी इसको इधर जाना होगा। तो एक आदमी इधर जाए, अगर एक इधर जाए तो क्या होगा, इसको एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, क्योंकि ये तो है नहीं कि यहाँ से निकल के इसमें जाएगी, तो इसको भी आना है, इसको भी 100%, इसको भी आना पड़ेगा, इसको भी आना पड़ेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए लाइक चार्ज जब होता है तो क्या होता है, फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, और अनलाइक चार्ज होता है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर हमारा वो यहीं हम कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है, लेक्चर सेकंड जो आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे क्या, कूलाम्स लॉ। ठीक है बेटा, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, और कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारे करेंगे। थैंक यू बेटा।